उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये स्पेशल प्रोग्राम है वो इसमें हम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और आपसे तारुफ कराते हैं और जानते हैं कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जिस क्षेत्र से वो जुड़े हैं उनके बारीकियों के विषय में हम आपसे रूबरू करवाते हैं। जैसा कि इसके पहले बजट हमारा आम बजट आया हुआ था 2021, उसके ऊपर हमने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू आपको दिखाया था। तो हम आज जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में बुलाया है उनका नाम है उषा झा जी। उषा झा बेसिकली रहने वाली हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोतीपुर गांव से और इनका ख़ास परिचय ये है कि ये पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन अभी शिक्षिका के पद पे नहीं है। उन्होंने VRS कह लीजिए, चाहे छोड़ चुकी हैं वो जो प्रोफेशन है उसको। ये अपना तन मन धन जो है वो एक श्रद्धा महिला मंडल की स्थापना इन्होंने 2010 में की, जिसके बाद लगातार अलग अलग क्षेत्र में ये जो महिला मंडल है वो अलग अलग महिलाओं के लिए, महिला उत्थान के लिए, उसमें गर्ल्स एजुकेशन ले लीजिए जो कि स्लम एरिया में जाके ये महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करती हैं। दूसरा काम जो कि घरेलू हिंसा है, जो आम तौर पे देखा जाता है, हर दूसरे घर के बाद तीसरे घर में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए भी ये लोग उसको रोकने के लिए काफ़ी तत्पर हैं। उसके बाद आ गया सीनियर सिटीजन, जो कि जिसके बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, वो लवारिस की स्थिति में उनको ला देते हैं, तो उनको ये लोग संरक्षित करके उनको वृद्धाश्रम में ले जाते हैं। और इसके अलावा भी अलग अलग जो भी वृद्धाश्रम है उसमें जाके उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए ये हर तरीके का प्रयास करती हैं। वो चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी की सालगिरह है, वो वहाँ जाके उनके बीच खुशियाँ बांटते हैं लोग। इसके बाद इनका एक और ख़ास प्रोग्राम जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है इस मीरा भाईंदर में, वो है माता की चौकी, जो कि हर साल होता है। श्रद्धा महिला मंडल का एक ख़ास प्रोग्राम है जो कि इस मीरा भाईंदर में काफ़ी चर्चा का विषय रहता है हर साल, जिसका नाम है माता की चौकी। ये लोग हर साल माता की चौकी करते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो यहाँ मीरा भाईंदर के रहवासी हैं, इसके अलावा बाहर के भी लोग हैं जो इस माता की चौकी में आते हैं। और इसके बाद हल्दी कुमकुम एक ख़ास प्रोग्राम होता है जो हर साल होता है। हल्दी कुमकुम का भी प्रोग्राम ये लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ करती हैं लोग, क्योंकि नाम ही है श्रद्धा महिला मंडल, तो श्रद्धा के साथ जो भी काम करते लोग बहुत अच्छा करती हैं। तो अब हम तारुफ कराते हैं आपको। सबसे पहले उषा झा जी, आपका उज्जवल भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमने तो आपके विषय में एक इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन दे ही दिया, अब मैं चाहूँगा कि आप खुद हमारे दर्शकों से रूबरू हुई है अपने विषय में। नमस्कार, मैं उषा झा बिहार के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जो 2001 में मैं बिहार से मुंबई आई थी। जीविकोपार्जन जिसको बोलते हैं, पति के साथ साथ मैं भी आई। यहां आने के बाद मैंने एक स्कूल में शिक्षिका के पद पे मैं कार्यरत रही, डॉन बॉस्को स्कूल, जिसके संस्थापक हेमंत सिंह जी हैं। और 10 सालों में मैंने महाराष्ट्र के कल्चर से प्रभावित होके बचपन के जो मेरे सपने अधूरे रहे थे उस दोनों को मैंने टैली किया और मैंने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आए थे उसमें महिलाओं के साथ बहुत उपेक्षा की जाती थी। इज्जत तो बहुत मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर भी उनको उस तरह का वो अधिकार नहीं मिलता। हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हम अधूरे हैं। और 2010 में मैं इंद्रलोक फेस 1 स्वप्नलोक की बिल्डिंग, आज भी मुझे वो तारीख याद है कि हम 3, एक मैं उषा झा, अनीता कर्माकर जी और कीर्ति करांडे जी, हम लोग ऐसे ही बैठे थे और हमने बोला कि हम ऐसे तो सारे प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमको बुलाते हैं, पर हम कभी कुछ करते नहीं, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो मैं शिक्षिका होने के नाते 2003 से मुझे पढ़ाने का बहुत शौक़ था, तो मैं स्लम एरिया में जाके बिना किसी इन्फॉर्मेशन के साइलेंट मोड पे मैं उन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करती थी। और इसके लिए मुझे महात्मा फुले योजना के तहत सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है गवर्नमेंट से। और एक जो बच्चों के लिए कुछ करूं, ऐसी ललक लेके मैं आगे बढ़ी और इस संस्था को नाम दिया श्रद्धा महिला मंडल।
श्रद्धा नाम आते ही ऑटोमेटिकली सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं होता। फिर हमने जब स्टार्ट किया तो हमारे मन में आया कि हम इसको शुरुआत भगवान के किसी भी कार्य से, जैसे महाराष्ट्र में गणपति बहुत फेमस है, तो उस तरह हमारे यहाँ पे आया कि यहाँ लोग हमें जागरण में बुलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम है, तो हम क्या करें। पहला तो हमारी जितना एक छोटा सा दायरा था हमारा, उसमें हमने बोला हम भी एक माता रानी का जागरण का प्रोग्राम करते हैं। और इंद्रलोक फेस 1 के गेट पे बाहर हमको ये भी नहीं पता था कि परमिशन लेके कार्यक्रम किया जाता है। हमने कोई परमिशन नहीं लिया और रोड पे ही हमने अपना माता रानी का बहुत अच्छा मंडप बनाया। और मैं उस दिन को नहीं भूल सकती, 1 मार्च 2010। और उस दिन यहाँ के पॉलिटिकल वे में बोलना नहीं चाहती हूँ, फिर भी मैं बोलूँगी कि उस समय यहाँ पे मेयर थे नरेंद्र मेहता जी। उनके किसी भी उस समय उनका जो भी पीए था, उन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि हम सर आपके प्रोग्राम में आना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि हम उनको उतना नहीं जानते थे उस समय, और वो आए हमारे प्रोग्राम में और हमको इतना सारा प्रोत्साहित किया कि हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ा कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। और वो इंद्रलोक फेस 1 से लेके फेस 2 तक का जो भीड़ था, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उस दिन को याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। पूरी की पूरी भीड़ रिक्शा वाले और भाजी वालों की थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस वर्ग को हम उपेक्षित करके चलते हैं, तो क्यों ना हम इसी वर्ग को आगे लेके चलें। और हमने वो शुरुआत किया और वहाँ से हर साल हमने एक माता की चौकी करने का, अब उसको चौकी यहाँ महाराष्ट्र में बोलते हैं, हम लोग उसको जागरण ही बोलते हैं। और आया कि हम कैसे करें, सिर्फ 3 महिला उस समय थी, तो हम बोले कि हम 3 लोग पूरा घर घर जाके इसको करेंगे। 1 साल के अंदर अंदर जब हमने बाला साहब ठाकरे मैदान में प्रोग्राम किया था, तो उसमें क्राउड था 7,000। क्या बात है। उस क्राउड को हमने कहीं भी किसी भी तरह का कुछ नहीं था, डोर टू डोर 1 महीने तक कंटिन्यू। हम उस समय लिफ्ट भी नहीं होते थे बिल्डिंगों में, तो हम लोग जा के पूरा घर पे इन्विटेशन दे के आते थे। जब उसमें आने के बाद उन लोगों को ऐसा कि महिला मंडल क्या क्या काम करती है, लोग मुझसे पूछते थे कि आप लोग क्या क्या काम करते हो। तो हमने उनको बताया कि हम घरेलू हिंसा के लिए भी कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप आके अगर हमें बताएंगे तो हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा वो हम करेंगे, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित हो या पुलिस से संबंधित हो या आपके घर से संबंधित हो। जितना मैं सक्षम हूँ, हमारी पूरी टीम आपके लिए तत्पर रहेगी। धीरे धीरे अचानक लोगों के फ़ोन आने लगे कि हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, आप हमको हेल्प करिए। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि खुद को ऐसा फील करते थे कि नहीं, हम लोग भी अब बड़े हो गए। लोग बुलाते हैं और किसी को मदद करके जो खुशी मिलती है ना, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे पैसे जमा करने के बाद वो मिलती होगी। और लोगों की जो दुआ मिली, देखते देखते हमारा कारवा बहुत बड़ा हो गया और लोग, श्रद्धा महिला मंडल नाम आता है लोगों के जेहन में आ गया। मैं नाम से नहीं जानी जाती, लेकिन अगर श्रद्धा महिला मंडल बोलेंगी तो सब लोगों के सामने हम लोग का चेहरा आता है। और हमने कभी भी इसको मैं शब्द को नहीं लाया और ना मुझे लाना है, क्योंकि ये मैं में पूरी दुनिया खत्म हो गई है। और हम जहाँ से रहने वाले हैं, बिहार में हम ही बोला जाता है, वहाँ मैं नहीं आता, क्योंकि मैं जहाँ आया वहाँ पूरा खत्म। और इसमें हमारी महिला टीम, जिन लोगों ने धीरे 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 जुड़ते चले गए और जिन लोगों ने साथ दिया, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, आलोचनाएं भी बहुत हुई। तो मेरा मानना था, हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है कि जब आपकी आलोचना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि आप सक्सेस हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। तो आलोचना को हमने चैलेंज में एक्सेप्ट किया। इस बार जो गलती की अगले बार नहीं करेंगे। हर साल हम ये सोच के आगे बढ़ते गए और पूरे समाज का हमको बहुत बड़ा समर्थन मिला। हर वर्ग के लोग हमें कहने लगे कि नहीं, आपके प्रोग्राम में आना हमको खुद पे प्राउड फील होता है कि हम श्रद्धा महिला मंडल के प्रोग्राम में आए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसके साथ साथ माता की चौकी तो एक आध्यात्मिक कारण हुआ, और ये सिर्फ मेरे जहन में इसलिए आया कि आप पुरुष को जोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप किसी महिला को जोड़ना है ना, बहुत टेढ़ा काम है वो। किसी महिला को उसके घर से बुला के आप उसको 4 घंटा बिठा लो तो आपकी शाबाशी है। तो उषा जी, कहीं ऐसा नहीं कि आप जो हमारी महिला दर्शक देख रही होंगी तो उनकी खिंचाई कर रही हैं? नहीं, मैं वो उसकी खिंचाई नहीं करूँ। मैं आपको आगे जो बता रही हूँ वो सुनिए। आप पहले कि उन लोगों को जब तक दिल से, वो दिल से जुड़ती हैं,
महिला अगर दिल से आपके साथ जुड़ गई ना, तो आप समझिए कि आप बहुत ऊपर की तरफ जाते हैं, उन्नति करते हैं। और अगर उसने दिल से आपको नफरत किया तो आप बहुत नीचे की तरफ भी जाते हैं। ये दोनों चीज़ आता है। कहा भी गया ना कि किसी न किसी कोई पुरुष अगर सक्सेस होता है तो उसके पीछे महिला का हाथ है। लेकिन इसमें मैं बोलूँगी कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे पति का हाथ है। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने मुझे खुली छूट दी कि सामाजिक कार्य में तुम जो भी काम करोगी मैं उसमें व्यवधान नहीं बनूंगा। क्योंकि बिहार में अक्सर महिला करना तो चाहती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती कि नहीं उनको घर से परमिशन नहीं है। तो मैं अपने पति को बिल्कुल आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप बिहार से हैं और अपने पति का नाम लिया, तो क्या आप अपने पति का नाम बताना चाहेंगे? जी, श्री रविंद्र झा, और वो पेशे से सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे अभी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में है। और बहुत ही आध्यात्मिक विचारधारा से उनका भी है। उनके वजह से आज मैं बहुत जो भी सीखने मिला ना मुझे अध्यात्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनका 90% है, 10% जो बचपन की परवरिश है वो थी। और घर का माहौल भी ऐसा रहा, संगीतमय माहौल, कि जिसमें लोग हमको दकियानुसी विचार भी बोलते थे कि इनके घर में तो हमेशा भजन कीर्तन का चलता रहता है। लेकिन उससे ही प्रेरणा आई आगे कि एक महिला अपने बलबूते, मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे और उस समय एक डर था ना कि अकेली महिला कैसे रहेगी। मेरे बच्चे दोनों पढ़ते थे, तो मैं यहाँ अकेले जब रहना चालू की, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो बच्चों के हिसाब से मैं कहीं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाती थी। जो यहाँ समाज का जो रिस्पॉन्स मुझे मिला और जो सहयोग मिला, मैं जीवन पर्यंत उनकी ऋणी रहूँगी। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेले हूँ। अभी जस्ट आप समझिए ना कि श्रद्धा महिला मंडल का एक ऑफिस का एड्रेस ही मेरे घर का एड्रेस है, क्योंकि ये मंडल नहीं मेरी जान है। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह एक बच्चे की परवरिश माँ एक बच्चे को पैदा करती है और उसके फ्यूचर के लिए सोचती हूँ, तो कहीं ना कहीं 1% भी जिसने हमारे मंडल के लिए कोई भी किसी भी तरह का सहयोग दिया, मैं उनको वही इज्जत देना चाहूँगी जो मैं बहुत करने वाले को भी देती हूँ। क्या बात है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो वो हमारी महिला मंडली, क्योंकि महिला मंडली लगभग कोई भी प्रोग्राम में 1 महीने तक उनके घर में क्या खाना बनाना है, सबके पति और बच्चे बोलते हैं एक ही डिश बनता है रोज, क्योंकि वो कुछ भी बनाती हैं और सीधा सा नहीं अपने को इस प्रोग्राम में लगना है। तो कुछ लोगों के तो मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं नाम नहीं लूँगी तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ता। तो चलिए हम अभी बात करेंगे उसमें, क्योंकि सही भी बात है, जो अगर कभी भी अगर अपना साथ दे रहा है, जिसके थ्रू मंडल तरक्की कर रहा है, तो उनका नाम लेना वाजिब है, लेना चाहिए। तो हम आगे बात करेंगे इसके। उषा जी, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप बिहार से आती हैं और आपके पति ने बहुत आपको सपोर्ट किया। ये बहुत ही ऐसे लोग खुशनसीब होते हैं जिसके पति बहुत सपोर्टिव होते हैं और फ्री होकर काम करती है, जिसका जो रिजल्ट है वो श्रद्धा महिला मंडल के लिए आप जो कर रही हैं और आपकी पूरी टीम जो कर रही है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन मैंने आपको बोला, आपने धरले से नाम बता दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको मैं दोनों चीज़ बताती हूँ। रियल में बिहार में महिला नाम नहीं लेती है, लेकिन जिसका पति इतना सपोर्ट करे, पत्नी का नाम दुनिया जाने, तो पति का नाम जानना चाहिए या नहीं? ये आपसे सवाल है मेरा। नहीं, 100% जानना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो हर कोई लेता है ना। जी। नहीं तो यहाँ पहले हम भी नहीं लेते थे। अच्छा। जब हम यहाँ आए और जब हमको दुनिया जानने लगी, तो मैं बोली जिसके वजह से मैं यहाँ हूँ उसको फिर क्यों नहीं जाने। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच उषा झा जी का। मैम, हम आगे की बात करते हैं श्रद्धा महिला मंडल के विषय में। उषा झा जी ने बताया, बहुत विस्तार से बताया। एक और क्वेश्चन आपका कि आपने घरेलू हिंसा का नाम लिया कि आप लोग घरेलू हिंसा के लिए बहुत काम करती हैं और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपके पास आते हैं और आप उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं जानना चाहूँगा कि ये घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं पे होता है या पुरुषों पे भी होता है? जी नहीं, यहाँ महिलाओं के साथ भी है और पुरुषों के साथ भी है। हम कभी किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं करते। हाँ, ये इसलिए कि आप महिला मंडल, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही आप काम करते हैं। बिना किसी भी जांच पड़ताल के, बिना पूरा उसका समस्या जाने हुए, उसकी निगरानी करके ही हम किसी भी समाधान पे जाते हैं या उसका
अगर ऐसा होता है कि अगर हमारे पहल करने से अगर वो मैटर सॉल्व हो जाता है तो बाहर जाता ही कोशिश नहीं तो वही होता होनी है। चाहिए। लेकिन ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर परसेंटेज महिलाओं के साथ है, हाँ, ये आप पुरुषों के साथ भी है। हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते। जो पुरुष इससे पीड़ित है वो भी हमको फ़ोन करते हैं। नहीं, इसलिए कि जो महिलाओं की बात आती है तो कानून भी ऐसे हो गए हैं कि अगर वो झूठ भी बोल देती है कि मेरे साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, और लेकिन बाद में जब किसी न किसी कारणवश दूरियां बढ़ती हैं तो वो बलात्कार का रूप दे देते हैं। तो इसमें कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, और खासकर महिलाओं को भी, कि सिर्फ जो अत्याचार महिलाओं के साथ नहीं पुरुषों के साथ भी होता है। तो अच्छी बात है, आपसे जान के भी अच्छा लगा कि आप महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी बात। जी, ऐसा है कि आकस्मिक जो घटना होती है उसको तो हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर घर में हो रहा है तो पहले एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो घरेलू हिंसा की शिकार अनपढ़ लोग के साथ ज़्यादा होता है, जिनको शिक्षा नहीं है। बाकी हमारा यहाँ महानगर में जो महिलाएं रहती हैं, मेरे को लगता है कि फैमिली में शायद एक दूसरे को देने के लिए भी किसी के पास टाइम नहीं रहता अभी का जो और ये जो सिचुएशन में घरेलू हिंसा में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बच्चे को जो हमको टाइम देना चाहिए वो भी हम टाइम नहीं देते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन एक बात और भी आपको मानना पड़ेगा कि महिलाओं में कुछ बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है कि वो घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से संभालती हैं। इसीलिए आप कभी भी किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ बैठने वाली सारी चीज़ महिलाओं के हाथ में रहती है। क्या बात। और आज अपने बहुत मुख्य शीर्ष पर भी महिलाओं को देख के अपने को बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे जो मैंने देखा है ना अभी कि रोज पेपर में न्यूज आता है घरेलू हिंसा की शिकार। हाँ, ये जनरल है। हाँ, तो इसमें कुछ परसेंटेज महिला इसको, उन लोगों ने इसको गलत ढंग से उसको अपना बना लिया प्रेजेंट करके कि भाई हमारे साथ गलत नहीं होते हुए भी वो बोलती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। मैं ऐसे महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से भी बोलती हूँ कि हम अपनी गरिमा को बचाए रखें। अगर हम चाहेंगे, अगर बगैर हमारे चाहे कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, ये मेरी सोच है। क्या बात है। आप सुन रहे हैं उषा झा जी को, जो अपने इस श्रद्धा महिला मंडल के विषय में बात कर रही हैं और उसका जो भी कार्य है, जो भी एक्टिविटीज़ है उसके विषय में विस्तार से बता रही हैं। उषा जी, एक चीज़ और बताइए कि आपका एक काम है जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, लावारिस बना देते हैं, तो उनके लिए क्या करती हैं आप लोग वैसे लोगों के लिए? जैसे मैं बिहार से रहने वाली हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि बिहार में माँ बाप कमाता हो या नहीं कमाता हो, वहाँ बच्चा अगर मजदूर भी है तो वो भी अपने माँ बाप को छोड़ता नहीं है। हमने ये देख के अपने जीवन को जिया है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ देखा कि ज़्यादातर लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त है कि उनके माँ बाप, बहुत लोग तो खुशी से चले जाते हैं वृद्धाश्रम कि हमको कोई टाइम दे, बात करने वाला कोई हो, और बहुत लोगों को रख दिया जाता है। वो बहुत एक इतनी पीड़ा होती है, रख दिया जाता है यानी छोड़ दिया जाता है कि आप जाओ। मैं बहुत सारे ऐसे महिलाओं को जानती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए रह रही हैं कि उनके घर में विदाउट परमिशन वो एक ग्लास तक टच नहीं कर सकती। मुझे ये देख के बहुत बहुत दुख होता है। और मैं 2009 से केसर सिस्टी में जो वृद्धाश्रम है वहाँ मैं जाती हूँ, और एक जब मुझे ऐसा लगता था कि जो समाज से उपेक्षित है वो लोग रहते होंगे इसमें शायद, लेकिन जाने के बाद पता चला कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे फैमिली से लोग हैं जिनके बच्चे उनको पे करके वहाँ पे रखते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो आंटी लोगों ने, अंकल लोगों ने जो हमको बताया कि ऐसा ऐसा है बेटा, अगर आप लोग को देख के आज ऐसा लगा कि हमारे परिवार का कोई आ गया, और ऐसा गले लगाया कि जैसे मुझे लगा कि रियली अगर बच्चा हो और वो अपने माँ बाप को ऐसे ना निकाले। बहुत कष्ट हुआ। और उसके बाद हमारे महिला मंडल ने, हम लोगों ने ये तय किया कि हम अपना बर्थडे हुआ, शादी की सालगिरह हुई, बच्चों का बर्थडे, तो हम उनके साथ क्यों ना मनाएं, उनके चेहरे पे। तो जब मैं वहाँ गई तो उन लोगों ने मुझे बोला कि बेटा मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं बोली कि अरे मैं आपको अगर कुछ दे सकती हूँ तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने बोला हमको आपसे कुछ पैसे नहीं चाहिए, आपका टाइम चाहिए। और उन्होंने बोला मैं कैसा टाइम, तो नहीं, मैं बोली कि अच्छा अंकल आपको गाना गाने आता है क्या? मैं बोला हाँ, मैं मोहम्मद रफ़ी का गाना तो बहुत अच्छे से गाता हूँ। मैं बोली सुनाइए ना।
मतलब बिलीव नहीं करेंगे रवि जी आप कि वहाँ उन लोगों ने जो गाया उसके सामने बड़े बड़े सिंगर थे। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट वीक मैंने यहाँ से पूरा इंस्ट्रूमेंट अरेंज किया और मैं उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाके उनके लिए 2-3 घंटे का ओल्ड सॉन्ग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मैं उन लोगों से प्रॉमिस करी कि मैं साल में एक बार आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम करने के लिए ज़रूर आऊँगी। पिछले 2-3 साल से किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई हूँ इसके लिए, लेकिन पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द उन लोगों के साथ फिर से रूबरू होंगी। और वो जो सुकून मिलता है ना मुझे, ऐसा जैसे मेरी माँ नहीं है, मैं उनमें वो चीज़ ढूंढती हूँ। तो मैं ये हर बच्चे को बोलूँगी कि आप प्लीज़ वृद्धाश्रम जाने से अपने माँ बाप को बचा लें, क्योंकि वो बहुत तकलीफ होता है। क्योंकि हम भी अब उस स्टेज पे आएंगे, हमारे भी बच्चे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी बच्चा, या हम शुरुआत हम खुद से ही करते हैं, तो किसी का भी बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाके नहीं छोड़े, क्योंकि उस पीड़ा को जो सहता है ना वो सिर्फ वही समझता है। बहुत अच्छा मैसेज और बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी के भी जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़े, लावारिस नहीं होना पड़े। इसके लिए आपको भरपूर कोशिश कर रही है और श्रद्धा महिला मंडल की टीम और आप जो ये काम कर रही है, क्योंकि खुशियाँ तो हर कोई अपने घर में सेलिब्रेट कर लेता है, लेकिन हम उनके बीच जाके खुशियाँ सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो खुशियाँ ढूंढते हैं वहाँ पे, क्योंकि अपना कोई नहीं रहता। और एक दिन अब जब जाके वहाँ सेलिब्रेट करें, साथ में खाना खाती है, तो उनको लगता होगा कि एक दिन मैं पूरा परिवार के साथ अब सेलिब्रेट करें। बहुत दिल से उज्जवल भारत न्यूज़ आपको, पूरे टीम को थैंक्स बोलता है कि और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हम आपकी रूबरू कराएंगे उषा झा जी से। कई बच्चे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स और आज वो अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। आपके श्रद्धा महिला मंडल की तरफ से एक और जो एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तो बिहार से हैं तो इसका पीड़ा दर्द समझती होंगी। जो भी समाज जो है वो दहेज पे थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी भी आई है, लेकिन आज भी दहेज प्रथा जो है कहीं ना कहीं हावी है। तो और आप दहेज प्रथा, जो दहेज विरोधी काम है कि आप दहेज जो लेता है उसके खिलाफ काम करते हैं और लोगों में मैसेज देती है समाज में कि दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। तो ये काम कैसे करते हैं? इसमें प्रश्न में आपने उत्तर भी दिया सर, बिहार वाला। तो पहले तो हम बचपन से यही देख के रखे कि बेटी के बाप को बचपन से चिंता रहती है कि मेरी बेटी की शादी करनी है, वो घर बेच के करना है, ज़मीन बेच के करना है या कैसे करना है, वो हमेशा टेंशन में ही रहता है कि बेटी की शादी कैसे होगी। पहले थी, आज भी है और शायद बहुत दिनों तक और रहेगी, क्योंकि हम खुद नहीं बदलते, हम हमेशा दूसरों में बदलाव चाहते हैं। इसमें पहली पहल मैंने ऐसी की कि मैंने कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी को न दहेज दूंगी और न बेटे का दहेज लूंगी। तो इसके लिए जो भी पैसा अगर हम दहेज में खर्च करने वाले हैं, अगर हम उसी पैसे से अपने बेटी को सेल्फ डिपेंडेंट अगर बना देते हैं तो उसका दहेज वही हुआ। और ये मुझे मिला। मेरे दामाद भी, मेरी बेटी डेंटिस्ट है और दामाद न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है। मुझे दहेज नहीं देना पड़ा, लेकिन उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहता है आज भी अपने समाज में और हर जगह। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लिए बोल रही हूँ कि ना मैं डायरेक्ट दहेज लूंगी अपने बेटे के लिए और ना ही इनडायरेक्ट दहेज लूंगी। क्या बात है। और मैं ये शुरुआत कर चुकी हूँ और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं मेरे रिलेटिव, खासकर पहले शुरुआत तो वहीं से करती हूँ। मैंने स्पेशली कहा है कि जो भी अपने बेटे की शादी में दहेज लेगा उनकी शादी में मैं नहीं आऊँगी। ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश जारी है। लेकिन एक विडंबना बताती हूँ अपने समाज की। अगर हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे का दहेज नहीं लेंगे, तो जो हमारे काफ़ी क्लोज लोग हैं वो कहते हैं कि जरूर इनके बच्चे में किसी तरह की कुछ कमी होगी इसके लिए, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बनता है। अभी हमारे महिला मंडल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, अदर कास्ट होते हुए भी वो बोलते हैं कि हमको दहेज नहीं चाहिए, रियली दिल से कहते हैं कि दहेज नहीं। और जो कहते हैं कि आप मत दहेज लीजिए,
उनका हिस्ट्री लिस्ट आता है कि वो सबसे पहले रहते हैं कि आप ऐसे तो मत दीजिए, लेकिन आप कुछ अलग ढंग से हाँ, दहेज वो दीजिए। तरीका तो बदल मैं जाता है। इस चीज़ को जो भी बढ़ावा देता है, अगर महिला चाह लेगी कि हमें दहेज नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआत पुरुष नहीं करता दहेज की, हमेशा घर से माँ का डिमांड ज़्यादा रहता है उसके पिता के अपेक्षा, कि पिता कहीं कहीं पे आप जब भी देखेंगे ना कि अगर पिता आवाज़ उठाता, अगर माँ बोलती है कि नहीं लड़की पसंद है और हमको नहीं चाहिए, तो वो बात बन जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि हम अपना दर्द तो हमें दिखता है, तो सामने वाले का दर्द क्यों नहीं दिखता? तो अगर हम सब लोग केवल ये प्रण करें कि हम दहेज अपने बच्चे में नहीं लेंगे, आप दूसरे को मत बोलिए कि आप मत लीजिए, क्योंकि आप खुद, अगर हम बदलेंगे तो ही समाज बदलेगा। तो हमें समाज में अगर बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदलना हो। मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई और बड़ा ही अच्छा लगा ये चीज़ सुन के, खुद आप महिला हैं और हकीकत है कि घर में अगर दहेज वगैरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो पुरुष होते हैं वो कंप्रोमाइजेबल होते हैं, लेकिन जो टॉप ऑफ द फैमिली गार्जियन होती, माँ हो गई चाहे बड़े बहन हो गए, तो उन लोगों की तरफ से वो ज़रा स्ट्रिक्टनेस होता है, नहीं ये होना चाहिए। और आपने एक महिला हो के ऐसा रिक्वेस्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। बातों का सिलसिला चल रहा है और हम समापन की ओर जा रहे हैं उषा जी, और एक बहुत अहम सवाल है। 8 मार्च को महिला दिवस खासकर महिलाओं के लिए मनाया जाता है और उस दिन अच्छा प्रोग्राम होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो महिला मंडल है आपका, तो आपके तरफ से उस 8 मार्च को जिस दिन महिला दिवस होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हैं आप? सर्वप्रथम तो ये जो महिला दिवस का नाम दिया गया है, महिला दिवस तो प्रतिदिन है, घर की शुरुआत ही होती है, सुबह से लेके रात तक पूरी महिलाएं घर में महिला ही महिला रहती हैं, तो महिला दिवस का तो कुछ हो नहीं। फिर भी तो मतलब पुरुष के लिए कुछ नहीं थी? नहीं, पुरुष के लिए तो पूरा दिन है, क्योंकि वो तो दिन और रात जो भी कहिए, महिलाओं का कोई पगार नहीं होता, बिना पगार का काम करती हैं और वो उसका कोई नाम नहीं होता, उनको नाम की नहीं, वो हर एक पुरुष, चाहे वो बेटा के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में, सबके चेहरे पे खुशी देखने के लिए महिला 24 घंटा काम करती है कि सबके लोगों के चेहरे पे खुशी देखो, बस वो उसका पगार होता है जी। और महिला मंडल के थ्रू देखिए प्रोग्राम तो बहुत सारा होता है, जगह जगह महिलाओं को गिफ्ट दिया जाता है, कुछ संगीत का कार्यक्रम होता है। मेरा मानना है कि मैं टारगेट करना चाहती हूँ उन महिलाओं की जो ग्लैमरस की दुनिया से अलग है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसी महिला जिनका शुरुआत उनके घर के किचन से होता है और उनका अंत भी किचन से ही होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी महिला मंडल, जब हम सुबह में प्लान करते हैं कि हमें इस बार क्या करना चाहिए, तो हर साल ऐसी 20 महिलाओं को मिले और उनको शुभेच्छा दें कि आप है तो परिवार है और आपके वजह से ही आपका परिवार सुचारू रूप से चल रहा है। क्या बात है, मतलब अलग अलग तरीके से करते हैं। जो बंद मुट्ठी होती है ना, वो बंद मुट्ठी में जो ताकत है वो खुले हाथ में नहीं होती। तो महिला मंडल नाम दिया गया, मंडल इन द सेंस बहुत लोगों का हो गया। अब उसमें वो 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 4000 भी हो सकती है, जितनी भी संख्या हो। लेकिन हमारी महिला मंडल के सहयोगियों ने, खासकर मैं नाम लेना चाहूँगी उन लोगों का, अनीता कर्माकर, रंजना सिंह, नीतू पूर्वे, ऋचा, नेहा कदम और बहुत सारी महिलाओं जिनका अभी एक साथ मैं नाम नहीं ले सकती, पूजा चौधरी, और ये जो सबसे पुरानी जिसको बोलेंगे एक किरण गेडाम भी हैं, जो फिलहाल अभी महिला मंडल की एक्टिविटी में नहीं आती हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग के दौर पे हमारी बहुत हेल्प की है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि महाराष्ट्र का क्या नियम और कानून होता है, इसलिए मैं उनका नाम हमेशा लेती हूँ कि नगर पालिका से जो भी परमिशन का काम होता है टेक्निक, उसमें वो मुझे बहुत सहयोग करती थी। और खासकर इन 4 लोगों का जो मैंने नाम लिया है, रंजना सिंह, नीतू पूर्वे, पूजा चौधरी, ऋचा, ये लोग हैं तो मैं हूँ। क्या बात है। और इनके दम पे ही मैं किसी भी तरह का कोई कार्य करने का आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट कोई भी करता है, सबसे बड़ा मेरी नज़र में जो समय दे वो पूजनीय होता है। आज समय देने वालों की वैल्यू लोग नहीं करते, लेकिन मेरा मानना है कि जो आपको समय दे रहा है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि उसने उस समय दे के उसने हर चीज़ का तो दे दिया कॉर्पोरेशन, ठीक है। और उस समय में वो लोग अपना घर बार सारा चीज़ छोड़ के इस
श्रद्धा महिला मंडल के काम के लिए, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि ये उषा जी का श्रद्धा महिला मंडल है। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा मंडल है और हम इसमें जितना भी करते हैं वो कम है। थोड़ी बहुत इधर उधर जितनी भी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी सोच है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, इसलिए हम दिल से जुड़ना चाहते हैं, दिमाग से नहीं। आज भी बहुत सारे लोग हमको अच्छे में गिनती करते हैं, बहुत सारे लोग हमको बुरे में गिनती करते हैं। मैं उसके ऊपर नहीं जाती, क्योंकि मेरा एक लाइन में आंसर है कि हमारी परवरिश जैसी रहेगी, सवाल भी हमारा वैसा रहेगा और जवाब भी हमारा वैसा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे मीरा भाईंदर वालों को प्रणाम करना चाहती हूँ, जो लोग हमेशा सहयोग करते हैं, अपना समय देते हैं, आके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और इसमें कुछ हमारी संरक्षक टीम, जिनके बगैर हम ये कभी कर ही नहीं सकते, उनका सपोर्ट पर्दे के पीछे का सपोर्ट रहता है। वो हमेशा एक उसको क्या बोलते हैं, भगवान के टाइम में उसको द्वारपाल बोला जाता था, लेकिन अभी मैं उसको नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बैकबोन कह सकते हैं, बैकबोन। तो उसमें सर्वप्रथम संतोष दीक्षित जी, नीतीश वर्मा जी और संजय थराड़े जी और नवीन ठाकुर जी और हमारे एक काफ़ी हेमंत सर, जिनके स्कूल में मैं टीचर थी। आज जो भी मैं हूँ, मैं उनके वजह से और उनके सिखाए हुए रास्ते पे हूँ। और जो काम करने वाले लोगों की टीम होती है, खासकर सफाई कर्मचारी, नगर पालिका वाले, वो लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। और प्रोग्राम नहीं हो रहा तो सामने से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम कब है। और प्रशासनिक क्षेत्र में चले जाएं तो चाहे मीरा भाईंदर में सत्ता किसी की भी हो, लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कॉर्पोरेशन नहीं मिला है। कॉर्पोरेशन चाहे वो मेहता सर का हो, हसमुख सर का हो, डिम्पल मैडम का हो, इससे पहले जो भी थे, सबने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। पहले जब हम बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में करते थे, शंकर वीरकर जी का हुआ, प्रताप सरनाइक जी का हुआ, सबका सपोर्ट मुझे मिला। मैं श्रद्धा महिला मंडल को कभी भी पार्टी के हिसाब से या किसी राजनीतिक दल के हिसाब से मैं लेके नहीं चलती, इसमें सभी का समावेश है। और हमारी महिलाओं के ऊपर कोई बंधन भी नहीं है कि आपको कहीं पे कोई बंधन में काम करना है, और सब एकदम हंसी खुशी के साथ ये काम करती हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा कारवा यूं ही बढ़ता चला जाएगा। और एक छोटे से जगह से आके जो मैंने सपना देखा है, पहले मैंने 2 आंखों से देखा था, आज सैकड़ों आंखें उस सपनों को देख रही हैं, और वो सैकड़ों लाखों तक ले जाए, यही मेरा एक सपना है। इसको कह के मैं चाहूँगा, नहीं अभी ख़त्म नहीं होना है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा 4 लोगों का जो नाम आपने लिया, जो आपकी कह लीजिए कि राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड आपका दिल दिमाग सब कुछ वो आपके साथ है। तो मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि आप 4 नाम जो है, एक रंजना सिंह, नीतू पूर्वे, पूजा चौधरी और ये ऋचा चौधरी। तो मैं चाहूँगा कि आप उन लोगों जिससे भी संपर्क हो पाए, 2 शब्द उनसे उषा झा जी के विषय में और महिला मित्र मंडल जो है श्रद्धा महिला मंडल के लिए प्लीज़। नीतू पूर्वे जी, सामने टीवी स्क्रीन पे श्रद्धा महिला मंडल की उषा झा जी हैं, क्या कहना चाहेंगी उषा झा जी और महिला मंडल के लिए? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहूँगी, और मैं ये बताना चाहूँगी कि श्रद्धा महिला मंडल अपने आप में ये ऐसी मंडल है जिस मीरा भाईंदर में जो हर महिलाओं के मुँह पे है। और मुझे खुशी है कि मैं इस मंडल में पिछले 5 साल से जुड़ी हूँ। मैं जॉब पे जाती हूँ, मैं हाउसवाइफ ही नहीं हूँ, बट मुझे इस मंडल में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर उषा जी के साथ, क्योंकि इनके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ रह रही हूँ। एक मेरी गार्जियन है, बड़ी बहन है, जो हर चीज़ से मुझे सपोर्ट करती है। और जब मैं इस मंडल में काम करती हूँ तो मुझे फैमिली से भी फुल सपोर्ट मिलता है। और मेरी इच्छा है कि ये मंडल बहुत आगे तक जाए, और सिर्फ मीरा भाईंदर में ही नहीं, मैं चाहती हूँ श्रद्धा महिला मंडल ये पूरा इंडिया में फेमस हो। और मैं इसके आगे जाने तक जितना भी हो सकता है मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगी, योगदान दूँगी, अपने आप पूरा समय दूँगी, ताकि ये मंडल बहुत आगे तक जाए और इस मंडल से मैं और अच्छी तरह से जानी जाऊँ। रंजना जी, आपके सामने टीवी स्क्रीन पे श्रद्धा महिला मंडल की संस्थापक अध्यक्ष और आप लोगों की टीम भी जो है उषा झा जी हैं, उसके विषय में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे श्रद्धा महिला मंडल? सबसे पहले तो मैं सबको मेरा प्रणाम। श्रद्धा महिला मंडल में मैं 3 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे दिल से बोलती हूँ कि मैं जब से जुड़ी हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है। उषा जी मतलब मेरी दीदी हम लोग कहते हैं,
लेकिन सच पूछे तो यहाँ हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी दीदी सब कुछ मैं मानती हूँ। वो एक ऐसी लेडीज़ हैं जो हर वक्त हर आदमी के लिए वो खड़ी रहती हैं और दिल से खड़ी रहती है। श्रद्धा महिला मंडल जितनी आगे बढ़े हमको लगता है उतना कम है। मैं सिर्फ मीरा भाईंदर में नहीं, इसको ऑल ओवर इंडिया में चाहती हूँ कि ये फैले और हम कोई नया काम, हर रोज़ एक नया काम करें, उससे हम जाने जाते हैं। आज मैं मेरे नाम से कम और श्रद्धा महिला मंडल के नाम से ज़्यादा जानी जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसी जो भी लेडीज़ है, और अगर आपको श्रद्धा महिला मंडल से जुड़ना है तो हमसे संपर्क कीजिए। सच में आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। तो सुना आपने, अपने दो लोग हमारे बीच आई, वो एक रंजना सिंह और जी। नीतू पूर्वे। जी, कैसा लगा, क्या कहना बहुत चाहिए? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब अपने के मुंह से कोई अच्छी बात सुनते हैं तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नहीं, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि देखिए, हम अगर काम करते हैं तो काम के साथ ये नहीं कि मुझे कोई तारीफ करिए, लेकिन रिएक्शन मिलता है तो जी, बड़ा जी। सुकून मिलता है। मैं तो बहुत डांटती भी हूँ रवि जी, मैं सबको बहुत डांटती हूँ, क्योंकि परफेक्शन जब नहीं रहता है तो उन लोगों को, वो लेकिन ज़रूरी भी सब होता डांटने के बावजूद भी लोग मेरा सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जी हाँ। एक चीज़ लास्ट जाते जाते, क्योंकि वो मैं नहीं बता पाया, मैं चाहूँगा बता देना कि उषा झा जी एक तरीके से कह लीजिए कि शौकिया सिंगर भी हैं, गाना भी गाते हैं। तो मैम ज़रा सा वो 2 शब्द मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, कौन सा गाना सुनाओ आप मैं जो दिल दर्शकों को। से जो आप सुना दीजिए, क्योंकि वो मैं भूल जाता, वो इंटरव्यू खत्म होता तो अफसोस रहता है कि काश मैंने नहीं बोला, तो याद आ गया जहन में। प्लीज़ 2 शब्द। मैं तो बिहार से हूँ, तो बिहार में ही 2 लाइन गुनगुना देती हूँ, बोलिए। और वो भी भगवती वंदना, जिससे मैं अपने क्या बात। प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ हर साल। गाइए। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी। क्या बात है मैम, मतलब आपको तो रहना चाहिए किसी न किसी ऐसी जगह पे। मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक, और ये माता रानी का जो भजन है ना, ये समझिए कि मेरी ताकत है। और जब भी हम माता की चौकी करते हैं तो शुरुआत हम इससे करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। मैं सर्वप्रथम तो पूरे मीरा भाईंदर वासियों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बार जो हमने माता रानी का चौकी किया, जगराता किया, उसमें हम किसी को भी नहीं बुला पाए, क्योंकि इसका एक ही कारण था, कोरोना काल। दूसरा, अगर प्रशासन की तरफ से कुछ हमें वार्निंग दी गई है कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको वो फॉलो करना चाहिए कि कोई, जब हम उस नियम को तोड़ेंगे तो और दूसरा कोई तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और हम किसी को बोल नहीं सकते। तो जिनको भी ये चीज़ बुरा लगा होगा, मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में फिर से अपना कुछ प्रोग्राम हो और मैं आप लोग सबको बुला सकूं, आप सबकी शुभेच्छा ले सकूं और आप सबको शुभेच्छा दे सकूं। मेरी किसी भी त्रुटियों पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, और आप सभी अपना सहयोग ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखें। ज़रूर बनाए रखेंगे, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। और आपने बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जिसको नहीं बुला पाए, क्योंकि मुझे भी दर्द है उसका। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके बोलते हैं, तो क्योंकि लोग आपका इंतजार करते हैं ना कि आपका प्रोग्राम हो। मुझे रियली, मैं एकदम दुखी मन से बोल रही हूँ इस चीज़ को कि मुझे भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। 2 बजे रात को, आप समझिए ना, उनको कितनी ज़्यादा उत्सुकता थी प्रोग्राम में आने की। उन लोगों ने, और खासकर एक नाम तो मैं बोलूँगी आपको, संजय मिश्रा जी का, उन्होंने 2 बजे रात को मुझे मैसेज किया कि हमसे क्या गलती हो गई मैडम कि आपने इस बार हमें नहीं बुलाया, माता रानी नाराज़ थी क्या। मुझे इतना वो फील हुआ कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी। और मैं सबको बोलती हूँ कि मैं किसी भी कारणवश, इस बार का जो विपरीत परिस्थितियाँ बहुत सारी थी प्रोग्राम के पीछे, और मैं हर चीज़ यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन लगभग 4 बजे तक ऐसा था कि हम कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, कैंसिल है। और फिर भी माता रानी की कृपा हुई, कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिन जिन लोगों ने जिस जिस रूप में उसमें सहयोग किया है, मैं श्रद्धा महिला मंडल की तरफ से उनका तहे दिल से सबका आभार मानती हूँ। और मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि हम समाज के लिए, हमसे जो भी बन पड़ेगा, हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, हम सब महिलाएं
एक बोलते हैं ना कि एक दीपक जला के, बोलते हैं ना घर में दीपक जलता है तो अंधकार, आज भी वो लाइट के ऊपर नहीं, दीपक का ज़्यादा महत्व है। तो हमने एक दीप जलाया है और उस दीप से घर घर रोशनी हो, ऐसी हमारी एक इच्छा है और इसमें माता रानी हमें सफल करें। जरूर सफल करेंगे। बहुत अच्छी चर्चा रही उषा झा जी। हम चाहेंगे कि आपके श्रद्धा महिला मंडल का दिन दुनी रात चौगुनी हो, आप बहुत आगे बढ़ें, आपकी टीम आगे बढ़े। आज हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।